हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मानसी एजुकेशन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। बाकी अपने यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की जो सीरीज चल रही है हमारे यहाँ पे, ये पॉलिटी जो क्लास है सभी एग्जामों के लिए, ऐसे नहीं कि भाई दिल्ली पुलिस के लिए ये है क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस पर अपन फोकस कर रहे हैं कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ना, वो ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन होने वाले होते हैं, क्योंकि वो अनुच्छेद में से आते हैं डायरेक्ट ना, जो अपना संविधान बना है उसमें से आते हैं। तो इसलिए अपन पॉलिटी के जो है तुम्हारे 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे ना, दिल्ली पुलिस में 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टारगेट रहेगा कि हमारा अपन 9 से 10 क्वेश्चन आराम से कर पाए। बाकी सभी जो एग्जाम है एसएससी की जो सारी एग्जाम है में, और बाकी जितनी जिसमें पॉलिटी पूछा जाती है, राजस्थान की जो एग्जाम है सीईटी वगैरह सारी एग्जाम है राजस्थान की, आरपीएससी एसआई सभी, तो उसमें भी ये तुम्हारे लिए बहुत कारगर साबित होगी क्लास। तो क्लास को सभी को शेयर कर दो और बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो अपन यहाँ पे आज जो है क्लास 2 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो पहली क्लास तुम्हारी हुई थी वो हुई थी अपनी संविधान सभा अपने पढ़ी थी। तो वही संविधान सभा क्या थी, कैसे बनी थी, अपन को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी ना, वो सारी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी थी। और संविधान की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ी ना, और संविधान क्या है, मैंने सारी चीज़ तुम्हें बता दी थी। सबसे पहले जो संविधान जो बना था, सबसे पहले जो संविधान बना था वो बना था कब, 1787 में जो है अमेरिका का संविधान बना था। 1776 में यूएसए को स्वतंत्रता मिली थी। उस हिसाब से जब अपन आगे चलते हैं तो अपनी जो संविधान सभा की जो सबसे पहले जो मांग की थी, जो संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग की थी अपने इंडिया में, तो स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा था अपना उस टाइम पे 1928 में पहले तो क्या था, संविधान का जो प्रारूप है वो कब पेश किया गया था, जो मोतीलाल नेहरू है तो उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। जब नेहरू रिपोर्ट अपन आई थी तो मोतीलाल नेहरू उसका अध्यक्ष थे, ठीक है, 1928 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें, लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद में 1934 में जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे, MN जो रॉय थे, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC थी, उसने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कांग्रेस से पास करवा लिया था। और 1938 में उन्होंने जो वैश्य मताधिकार है उसके आधार पर संविधान सभा और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा ऐसा कहा था। उसके बाद में 1939 को इसको पास करवा लिया था। इसके बाद में 1942 में 8 अगस्त 1940 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, और इसी को क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव इसको बोलते हैं। तो उसके बाद में 1942 में क्या हुआ था, 1942 में जो है 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन के बाद में ही क्या हुआ था, अपना भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। इसके बाद में अपनी बेवेली जो योजना थी, जो अपने भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, बेवेल थे। कौन थे, बेवेल। तो उसी समय शिमला सम्मेलन हुआ था, तो उसमें बेवेल योजना पेश की थी, लेकिन ये असफल रही थी। इसके बाद में सबको असफल होने के बाद में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली, और कौन सी पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे, कौन, क्लाइमेट एटली। जब क्लाइमेट एटली यहाँ पे PM बन जाते हैं तो उसके बाद में ये घोषणा करते हैं कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी जून 1948 तक। लेकिन फिर अपने कैबिनेट मिशन भेजते हैं इसके लिए। तो जब कैबिनेट मिशन ये भेजते हैं यहाँ पे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, और पैथी लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं, और स्टेफर्ड क्रिप्स और बी अलेक्जेंडर इसमें सदस्य होते हैं। इसके बाद में जो है संविधान सभा के बारे में यहाँ पे प्रस्ताव पेश करते हैं, और अपना जो देश का विभाजन भी यहाँ पे हो जाता है, जो माउंट बेटन योजना 3 जुलाई 1947 को, ठीक है। इसके बाद में भी अपना बंटवारा हो जाता है, और जो अपने 300 निवासी सीटों पर चुनाव होते हैं, जो है चुनाव कितने सीटों पे होते हैं, 300 निवासी सीटों पे अपने यहाँ पे चुनाव होते हैं, 300 निवासी सीटों पे चुनाव होते हैं। उसके बाद में भाई मैंने तुम्हें बताया था कि 292 सीटें तो कहाँ से थी, जो 11 प्रांत थे, कहाँ से, जो 11 प्रांत मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, 11 प्रांत, और 292 और 4 यहाँ से थे, ठीक है, जो प्रांत थे दूसरे, ठीक है, प्रांतों से। और बाकी जो है 296 हो गए, और बाकी जो 93 ये कहाँ से थे, रियासतों से थे। कहाँ से थे, रियासतों से थे। तो यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, ये जो है यहाँ तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया 292 93 और 4। तो यहाँ से अपन आगे की जो है अपन जो क्लास रहेगी वो रहेगी भी संविधान सभा किस प्रकार से बनी, उसमें किस प्रकार से क्या क्या प्रस्ताव पेश किया गया, कौन से डेट हमको याद रखनी है ना, और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं इस क्लास पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है लेक्चर 2 है, ठीक है, लेक्चर 2 है अपना, और इंडियन पॉलिटी का है, और अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। और ये संविधान सभा का कौन सा पार्ट है, 2 है। देखो, सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था और स्टडी नोट्स, और ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, ये टॉपिक अपना नहीं है, भारत की संविधान, सॉरी गलत टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। भारतीय संविधान सभा क्या है, भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा पार्ट 2, ठीक है अपना ये भाई, ठीक है, ये संविधान है, यही सब अपन को बताता है कि कानून क्या है, किस प्रकार से अपन को रहना होता है। देखो, जो सीटों का जब आवंटन हुआ था जब सीटों का जब आवंटन हुआ था तो सामान्यतः जो 10 लाख की जो जनसंख्या थी उस पर 1 सीट दी गई थी,
भाई प्रांतों में और रियासतों में, ठीक है। अपने जहाँ पे प्रांत थे और रियासतें थे, जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, उनमें तो कितनी थी, 4 सीटें थी। 4 को 4 दे दी गई थी, मतलब 1 को 1, ठीक है, तो 4 हो गई थी। इसी प्रकार जो प्रांत थे अलग, उनमें 11 जो प्रांत थे उनमें 292 सीटें थी, जबकि जो रियासतें की जो 93 सीटें थी, ठीक है। इसके बाद में 10 लाख की जो अपन को याद रखना है यहाँ पे कि भाई ये प्रश्न आता है हमेशा ना, 10 लाख की जो जनसंख्या है उस पर क्या थी, 1 सीट थी। कितने लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख पर 1 सीट थी। 10 लाख पर 1 सीट थी। 10 लाख पर 1 सीटें थी। तो उसके बाद में अभी जैसे अपने चुनाव होते हैं भाई, संसद के चुनाव होते हैं, संसद के MP MLA के इनके चुनाव होते हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या परीक्षण भी कितने जनसंख्या पर ये दिया जाएगा या फिर उसका एरिया क्या होगा। तो उस हिसाब से पहले भी ऐसा ही था कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट थी। तो उसमें जो है 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सिख सामान्य, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ठीक है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। उसके बाद में यहाँ पे ऐसा कहा गया था कि जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो किस प्रकार किया जाएगा, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, उसके माध्यम से यहाँ पे चुनाव किया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से यहाँ पे मतदान किया जाएगा। उसके बाद में जी जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चयन, तो जो भाई जो प्रांत है उनका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा, ये जो यहाँ पे दे रखा है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। जबकि जो रियासतें थी उनका जो चुनाव है, वहाँ के जो प्रमुख थे, रियासतों के जो प्रमुख थे, राजा महाराजा थे, उनको वहाँ से अपना जो प्रतिनिधि है वहाँ से भेजना था 93, ठीक है। 93 जो मैंने तुम्हें बताया था कि 93 किसकी थी, जो भारतीय जो रियासतें थी वहाँ से 93 मेंबर को यहाँ पे इलेक्ट करके भेजना था, उनको चूज करके चुनना था, ठीक है। लेकिन जो 93 कुछ रियासतें ऐसी थी कि भाई जो आना नहीं चाहती थी संविधान सभा में, आना नहीं चाहती थी। हैदराबाद रियासत थी, उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। जब भाग नहीं लिया था तो ऐसी कुछ रियासतें जिन्होंने भाग नहीं लिया था, अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था, तो इस प्रकार से जो 93 सीटें वो पूरी नहीं भर पाई थी, ठीक है, पूरी नहीं भर पाई थी। इसके बाद में रियासतों की प्रमुख दौरा हुई थी इस प्रकार। इसलिए जो संविधान सभा में एक तो क्या हुआ, आंशिक रूप से, मतलब कुछ ने तो कहीं से तो आंशिक रूप से चुनी गई और कहीं रूप से क्या हुआ, आंशिक रूप से चुनी गई और कहीं रूप से नामांकित। भाई जो रियासतें थी उन्होंने क्या किया था, नामांकन किया था, अपने जो यहाँ से कोई सदस्य इलेक्ट करके यहाँ पे भेज दिया गया चुन के, और कोई जो है वहाँ पे मतदान ही हुआ था। तो क्या हो गया, आंशिक रूप से चुनी हुई होगी और आंशिक रूप से नामांकित होगी। मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछ सकता है तुमसे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। दिल्ली पुलिस ऐसे क्वेश्चन पूछती है ना, और जो पेपर तुम्हारा कौन बनाएगा, SSC का एडीओटी बना रही है, तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछती है, सत्य असत्य कौन सा। कोई भी एग्जाम पूछ रही है कि संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य कथन होता है, असत्य कथन कौन सा है, गलत कौन सा है, निम्न में से कौन सा गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को पढ़ के जाना। साथ ही चयन अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है भाई, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय जो व्यवस्थापिका है, जहाँ पे भाई मतलब सीमित कोई मताधिकार का तो हुआ ही नहीं था ना, जहाँ से सदस्य थे तो वहीं से वो सदस्य चुने गए थे। और 296 सीटें थी चुनाव हुए थे, बाकी 93 जो सीटें हैं उन पे संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया गया था। और संविधान सभा में फिर जो अपना समुदाय का आधार भाई हिंदू मुस्लिम ये कितने सदस्य थे, तो वहाँ पर इनका भी चुनाव किया गया था अलग से, ठीक है। तो इनका कैसे चुनाव किया गया था, देखो हिंदू 163 सिंह, ठीक है। हिंदू कितने थे, 1 मिनट रुकना भाई। थोड़ा धीरे बोल जाओ, आज कम आज। देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे चलते हैं अपन आगे। तो हिंदुओं की जो सीटें थी, देखो मतलब भाई अपन अगर समुदाय के बारे में डिवाइड करिए भाई, जो 200 सीटें थी ये टोटल जो सीटें थी, ठीक है, तो इनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया था। मैंने तुम्हें बताया था कि 296 सीटें थी, वो प्रांतों के लिए थी, ठीक है। 296 सीटें थी, इनको किस प्रकार से अगर अपन जो समुदाय के आधार पर बांटे तो किस प्रकार से बटी थी। तो देखो जो 163 सीटें थी, कितनी सीटें, जो 163 सीटें थी, ये तो इसके लिए थी, हिंदुओं के लिए थी 163 सीटें, ठीक है, हिंदू। बाकी जो मुस्लिमों के लिए कितनी थी, 80, और 31 किसके लिए थी, जो SC है, ठीक है, SC, और जो 80 है वो किसके लिए थी, मुस्लिम के लिए थी, ठीक है, मुस्लिमों के लिए। इसी प्रकार से जो भारतीय सही उनके लिए 6 सीटें थी, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें थी, जनजाति के लिए 6 सीटें थी। इसके बाद में यहाँ पे देखो सिक्कों के लिए कितनी सीटें थी, 4 सीटें। देखो सिक्कों मतलब ऐसे याद कर लेना इसको, SI के सिख। हमारे कभी मैचिंग का क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से यहाँ से आएगा ना भाई, कितनी किस समुदाय की कितनी सीटें थी, उस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वो। और एंग्लो इंडियन की कितनी थी, 3 सीटें थी। इंडिया में देखो 3 वर्ड आते हैं, इंडिया ऐसे लिख लो, इंडिया ऐसे लिखते हैं पर शॉर्ट में, तो एंग्लो इंडिया की 3 सीटें थी। बाकी जो पारसी इसमें 3 अक्षर थे, यहाँ पे भी 3 सीटें थी, तो टोटल कितनी हो गई, 296 सीटें थी यहाँ पे ना, 296। मैंने तुम्हें डिवाइड करके बता दिया। एक तो है अपने इसका दो तरह से डिवाइड किया है। एक तो मैंने किया है जो प्रांत थे उनसे 292 प्लस 4 सीटें। 4 सीटें कहाँ से थी, जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, मुख्य आयुक्त प्रांत कितने थे, 4 थे, तो वहाँ से ये आया, ठीक है, 4। और 292 में हो गए अपने 11 जो प्रांत थे बड़े, उनसे सीटें थी। बाकी 200 अगर इसका समुदाय के आधार पर हम डिवाइड करेंगे तो बताओ कैसे आ जाएगा। 163 तो हो गए कितने, हिंदू हो गए, बाकी 80 तुम्हारे मुस्लिम हो गए, 31 तुम्हारे SC के हो गए, और 6 उनकी हो गई भारतीय ईसाई और इनकी, ठीक है, ST की, और 4 तुम्हारी इनकी हो गई,
4 इनकी होगी, तुम्हारी क्या बोलते हैं सिक होगी, और 3 3 इनकी होगी, ठीक है। तो डिवाइडेशन हो गया अपना पार्सिपल। एक संविधान सभा के एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, जो संविधान सभा है उसमें कौन शामिल नहीं थे, महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। और जो महिला, तो अगर तुमसे पूछ ले महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे, और जबकि महिला इसमें कितनी थी, और तुमसे पूछ ले कि महिला कितनी थी इसमें संविधान सभा में, महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं कितनी थी बताओ, 15 महिलाएं थी। कितनी थी, 15 महिलाएं। संविधान सभा गांधी जी शामिल नहीं थे ना, महात्मा गांधी एक बड़ा चेहरा था लेकिन संविधान सभा में शामिल नहीं थे। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से वैसे मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या है ये वैसे मताधिकार। भाई जवाहरलाल नेहरू ने जब 1939 में प्रस्ताव पेश किया था तो उसमें कहा गया था कि हम ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जिसका चुनाव है वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि देखो वैश्विक मतलब सारे जो अभी जो अपना चुनाव करते हैं, अपने सांसद एमएलए का सभी का चुनाव करते हैं, तो क्या करते हैं वैश्विक मताधिकार के आधार पर करते हैं। मतलब 18 साल से जो ऊपर होगा, जो वयस्क होगा, तो वो यहाँ पे चुनाव देगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं ये भाई, कुछ तो वहाँ से इलेक्ट करके आते हैं और कुछ जो प्रांत की जो विधानसभा है वहाँ से इलेक्ट करके आते हैं, और कुछ वहाँ पे नियुक्त भी होते हैं। तो इस प्रकार से कहती है वैश्विक मताधिकार के आधार पर नहीं थी। तो एक ध्यान रखना है ना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद करके जाना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में संविधान सभा के होते हैं चुनाव हुए थे, जुलाई से अगस्त के बीच में संविधान सभा के क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। कब हुए थे, 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। उसमें जब 296 सीटों पर जब चुनाव हुए थे, तो देखो किस प्रकार से चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बाद की जो अगर डिवाइडेशन करें इसका, तो 208 सीटें तो किसने, भाई 208 सीटें वो किसने जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी ना, कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने। और जो 73 सीटें वो किसने जीती थी, मुस्लिम लीग ने जीती थी, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। और यहाँ पे 15 जो 8 सीटें ऐसी थी, 8 सीटें ऐसी थी यहाँ पे जो निर्दलीय जीते थे। कौन जीते थे, निर्दलीय, क्योंकि कोई पार्टी नहीं थी। बनते ना भी निर्दलीय एमएलए बनते, जैसे भाई नरेश मीणा ने भी चुनाव लड़ा तो निर्दलीय थे, तो 8 सीटें ऐसी थी जो निर्दलीय थी। मान लो ऐसे प्रश्न पूछे तुमसे, या फिर मैचिंग करवाएगी, बताओ कि निर्दलीय कितने चुनाव थे, कितनी सीटें जीती थी, तो 8 ने निर्दलीय जीता था। बाकी जो 7 पार्टियां और थी यहाँ पे ना, 7 पार्टियां थी, क्या थी, 7 पार्टियां थी। और 7 पार्टियां, कोई सी नाम आ जाए तुमसे कि बताओ कौन सी पार्टी ने कौन सी सीटें जीती। अगर मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी तुमसे पूछ ले तो सभी ने एक एक सीटें जीती थी ना, 7 एक एक सीटें, ठीक है, सभी ने एक एक सीटें। देखो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे 73 सीटें जीती, और निर्दलीय ने, स्वतंत्र ने 8 सीटें जीती। अन्य सभी 7 पार्टियों ने एक एक सीटें जीती, सभी ने की थी एक एक सीटें यहाँ पे जीती थी सभी ने। तो अब देखो चलते हैं अगली उस पे। इसके बाद में जो है संविधान सभा 31 दिसंबर 1947 को राज्य व सदस्यता। भाई 31 दिसंबर को जो अपना विभाजन के बाद में कितनी सीटें बची थी अपने पास, विभाजन के बाद जो सीटें बची थी वो टोटल कितनी बची थी, तो विभाजन के बाद जो सीटें बची थी वो कितनी थी बताओ। टोटल सीटें जो बची थी विभाजन के बाद 299 थी ना, और 299 को अगर अपन डिवाइड करेंगे विभाजन के बाद की सीटें हैं, विभाजन के बाद अगर इनको डिवाइड करेंगे तो बताओ कितनी आ जाएगी। जो प्रांतों से थी वो थी 229, और रियासतों से कितनी हो गई थी, 70 सीटें हो गई थी। अब इसमें देखो रियासतों से मैंने पहले बताया था कितनी थी, 93 थी, लेकिन विभाजन के बाद कितनी रह गई थी, 70 रह गई थी। और 229 कहाँ से रह गई थी, ये प्रांतों से थी, ठीक है, कहाँ से, प्रांतों से। और ये जो सीटें थी ये कहाँ से थी, 70, ये थी रियासतों से, रियासतों के जो राजा थे वहाँ से ये सीटें थी, 70 सीटें। तो ये मान लीजिए ऐसा प्रश्न पूछेंगे विभाजन के बाद कितनी रह गई थी, 229 रह गई थी। जो भारत का विभाजन हो गया था तो 31 दिसंबर 1947 को राज्यभर जो सदस्यता वो कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी टोटल। लेकिन विभाजन करेंगे तो 229 प्लस 70 आ जाएगा, ठीक है। भारतीय प्रांत समिति कितनी थी, 229। और जो मेन सीटें अपन को याद करनी है, यहाँ पे देखो मद्रास से यहाँ पे 49, और मुंबई से 21 थी, और पश्चिम बंगाल से 19 सीटें थी। जबकि संयुक्त जो प्रांत है वहाँ से 55 सीटें, ध्यान रखना ना, संयुक्त प्रांत की कितनी सीटें थी, 55 सीटें थी। और बिहार से 36, मतलब उनको मैन याद रखना है भाई इन प्रांतों से इतनी सीटें थी। आगे समझ में हमें कुछ याद रखना। मान लो एग्जाम में पूछ ली कि यहाँ बताओ संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से कितनी सीटें थी, तो कितनी, 19 सी। बताओ पश्चिम सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से थी, तो कहाँ से थी, संयुक्त प्रांत कितनी सीटें थी, 55 सीटें थी। बिहार से 36 थी, और मद्रास से 49 थी। तो ये चीज़ याद रखना 229 में से। बाकी तुम्हें इसकी जो PDF मिलेगी उसमें सारी सीटें एक एक राज्य की भी मिल जाएगी, वहाँ से कितनी थी, वहाँ से कितनी थी। इसके बाद में जो राज्य रियासत थी वहाँ से 70 सीटें थी, टोटल कितनी हो गई थी, 299 हो गई। देखो 229 प्लस 70 तो कितनी आ जाएगी, 299 सीटें हो जाएगी। विभाजन की बात थी, पहले कितनी थी, 296 प्लस 93, 389 चुनाव हुए थे, ठीक है, पहले 389 थी, फिर विभाजन के बाद 299 रह गई थी यहाँ पे। चलते हैं अगली उस पर। देखो अब अपन जब संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली का देखेंगे, संविधान सभा की क्या कार्यप्रणाली रही थी, तो सबसे पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और 9 दिसंबर कब, 9 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक कहाँ पे बताओ कहाँ पे होती है, जो दिल्ली में नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर था, पुस्तकालय भवन था, वहाँ पे पहली बैठक होती है। और इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं, 211 सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन कुछ बुकों में 207 भी दे रखा है, तो ऑप्शन दोनों तक अभी पूछेगा नहीं। और अगर पूछेगा तो तुम्हें कौन सा राइट करना है, 211 ही यहाँ पे राइट करना है, ठीक है, 211 यहाँ पे राइट है, ठीक है, 211 सदस्यों ने भाग लिया था।
और इसको जो इस बैठक का जो बहिष्कार है जो पाकिस्तान है, इसने क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। यहाँ पे पाक ने क्या किया था, बहिष्कार किया था, ठीक है, बहिष्कार, मतलब ये आए नहीं थे इसमें। और यहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा है, उनको यहाँ पे इनका अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और ये चीज़ कहाँ से ली गई थी कि बुजुर्ग आदमी को अपने यहाँ पे संविधान का अध्यक्ष बनाएंगे, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाएंगे, तो कहाँ से लिया गया था ये चीज़, जो फ्रांस देश है वहाँ से ये चीज़ ली गई थी कि सबसे बुजुर्ग आदमी को यहाँ पे इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद में जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः बैठक होती है, दूसरी बैठक, उसमें जो राजेंद्र प्रसाद है, अपने पहले राष्ट्रपति भी थे, उनको यहाँ पे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। कौन सा अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। और इसके बाद में जनवरी 1946 में एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और एक अन्य उपाध्यक्ष थे कौन, जो जून में बनाए जाते हैं, जून 1946 में, बताओ कौन से, वीटी कृष्णामाचारी। कौन थे, वीटी कृष्णामाचारी। देखो 200 राजस्थानी सभापति या अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा को कहाँ की तर्ज पर बनाते हैं, फ्रांस की तर्ज पे, ठीक है, फ्रांस की तर्ज पर, फ्रांस के जैसे। इसके बाद में जो 11 दिसंबर 1946 है, इसको स्थायी सभापति बनाया जाता है, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 25 जनवरी 1947 को क्या होता है कि जो एस.सी. मुखर्जी है, एस.सी. जो मुखर्जी है, इनको क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और जो दूसरे उपाध्यक्ष है, ठीक है, कौन से, सेकंड जो उपाध्यक्ष है, उनको वीटी कृष्णामाचारी थे। तुमसे पूछ लेगी निम्न में से कौन से संविधान सभा के अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष, ठीक है, तो ध्यान रखना ना, उपाध्यक्ष तो कौन हो गए, अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र मुखर्जी, ठीक है, और वीटी कृष्णामाचारी। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, कब, 2 सितंबर 1946 को, मतलब अपना जो स्वतंत्रता अपने को मिली थी 15 अगस्त 1946 तक, 15 अगस्त 1947 को अपने स्वतंत्रता मिली थी। जब तक अपनी अंतरिम जो सरकार है वो गठन की गई थी, कब गठन की गई थी, 2 सितंबर 1946 को। तो ध्यान रखना है रेट ना भाई, अपनी 2 सितंबर 1946 को जब कैबिनेट मिशन आया था, तो उसने जब अपनी घोषणा की थी, तो उसने अपनी जो अंतरिम सरकार उसका गठन किया गया था, कब, 2 सितंबर 1946 को। तो यहाँ पे देखेंगे अपन अंतरिम जो संविधान सभा में उसमें कौन कौन तो मंत्री थे, कौन कौन क्या था, ठीक है। देखो ये अंतरिम सरकार थी अपने ना, और अंतरिम सरकार का जो गठन है बताओ कब हुआ था, 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अपनी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो देखो इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये कौन से मंत्री थे, एक तो ये थे विदेशी विभाग के, कौन से, विदेशी, भाई किसको क्या पद मिला था। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछती है ऐसे ना, या फिर कोई भी एग्जाम तो उठाओगे तो उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको अंतरिम सरकार से, भाई कौन क्या मंत्री था उस टाइम। भाई सबसे पहले अपने भारत में जो है सरकार का गठन हुआ था, भारतीयों के हाथों में अपनी सत्ता थी, तो उस टाइम कौन कौन क्या मंत्री, तो ये प्रश्न हमेशा पूछता है एग्जामिनर है ना। तो यहाँ से तुम्हारे प्रश्न आएगा। और ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू है वो कौन से मंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो मंत्री थे वो कौन से थे बताओ, विदेशी विभाग के मंत्री थे। भाई जवाहरलाल नेहरू एक अपने प्रधानमंत्री बने थे, तो इनका विदेश को से ज्यादा लोन नहीं थी ना जवाहरलाल नेहरू, एक तो विदेश मामले देखते थे, एक देखते थे राष्ट्रमंडल के जो मामले थे ना, राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामले थे वो देखते थे, विदेशी और राष्ट्रमंडल से। भाई अपना जो वल्लभ भाई पटेल है वो एक तरीके से अपन को एकीकरण में शामिल थे, मतलब अपना जो गृह है, अपना जो भारत देश अभी जो गृह मंत्री है, भाई गृह मंत्री का काम क्या होता है, सभी को एकजुट करना। और वहाँ पे जो पुलिस सब उसके अंडर में आती थी ना, जो गृह मंत्री होता है उसके अंदर में आती सारी पुलिस है। तो भाई एकीकरण करने में पुलिस की पूर्ण जरूरत पड़ी, तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, एक तो वो क्या थे, गृह मंत्री थे, दूसरा वो संचार मंत्री भी थे ना, सॉरी सूचना और प्रसारण मंत्री। भाई सबकी जो सूचना इनके पास आती थी, गृह मंत्री थे, तो कोई भी दंगा फसाद होता था तो इनके पास क्या आती थी, सूचना आती थी। तो कौन से मंत्री थे, एक तो हो गए गृह मंत्री और दूसरा हो गए सूचना और प्रसारण मंत्री, कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में जो बलदेव पटेल थे, मैं ट्रिक से याद कर रहा हूँ, मैंने ध्यान देना इधर एक बार, जो बलदेव पटेल भाई इनमें बल था ना, इनमें क्या था, बल था। जब बल किसी का आदमी के पास होगा तो जब भी तो रक्षा कर पाएगा ना। तो जो बलदेव सिंह थे कौन से रक्षे थे, रक्षा करने वाले मंत्री थे, कौन, बलदेव सिंह। इसके बाद में थे डॉक्टर जॉन मथाई, कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई थे। ये कौन से मंत्री थे बताओ, उद्योग और आपूर्ति मंत्री। भाई जॉन मथाई मतलब ये मथते थे किसी चीज को ना, मथना मतलब उद्योग की आपूर्ति करते थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, कौन, जॉन मथाई। इसके बाद में जो सी राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी थे, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये पहले अपने अंतरिम सरकार में क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। बाद में जब अपनी स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद में स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल आएगा। ये तो कौन सा मंत्रिमंडल, देखो ये तो है अपना अंतरिम सरकार के सदस्य थे। इसके बाद में जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो मंत्रिमंडल अपना बनेगा उसमें कुछ मंत्री यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जो शिक्षा मंत्री कौन बन जाएंगे, जो अब्दुल कलाम आजाद बन, ठीक है, जो अब्दुल कलाम है वो बन जाएंगे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम। इसके बाद में सी एच भाभा थे, कौन थे, सी एच भाभा थे। सी एच भाभा कौन से थे बताओ, सी एच भाभा ये थे कार्य खनन और शक्ति। भाई इन्होंने एक तो कार्य करने की कहते हैं इंजीनियर थे, मतलब इसरो में साइंटिस्ट भी थे, जो सी एच भाभा है इसरो से संबंधित है, वैज्ञानिक भी थे ना। तो इनमें एक तो कार्य करने की जो क्या थी, शक्ति थी ना, कार्य खनन करने की शक्ति। तो कौन से मंत्री थे, कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री थे।
इसके बाद में जो राजेंद्र प्रसाद है, ये अपने पहले जो है अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री थे? खाद्य और कृषि मंत्री, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। जब भी प्रसाद मिलेगा अपन को, प्रसाद कब मिलता है? जब अपन किसी चीज़ को खाएंगे। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में जो आसफ अली है भाई, जो आसफ अली है भाई, आसफ मतलब रेलवे मंत्री थे। देखो आसफ अली में क्या आ रहा है? ल आ रहा है, तो यहाँ से याद रखना, आसफ अली, अली मतलब रेलवे, ठीक है, आसफ अली रेलवे मंत्री थे ना। इसके बाद में जगजीवन राम है भाई, जगजीवन मतलब इनका जो जीवन है ना, बिल्कुल श्रम करने में चला गया था। जगजीवन राम है, इनका जीवन जो है श्रम करने में चला गया था। क्या थे? जब से लड़े थे चुनाव, तब से 10 बार, है ना, 10 बार क्या रहे थे? विधायक रहे थे, 10 बार विधायक, या फिर जो सांसद है वो मंत्री रहे थे ना, 10 बार हर मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे। 10 मंत्रिमंडल थे शुरुआत की, उनमें सभी में रहे थे कौन? जगजीवन राम। मतलब इन्हें बहुत सारा, इनका जीवन किसमें निकल गया था? श्रम में निकल गया था। तो जगजीवन राम क्या हो गए? राम, देखो यहाँ पे ऐसे बात करते, यहाँ पे में आ रहा है, यहाँ पे में आ रहा है, ठीक है, राम श्री राम, ठीक है। देखो मैं किसी में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है एक ना। तो जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री थे, ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इसके बाद जो लियाकत अली है ना, जो लियाकत अली है, ठीक है, अली कौन से मंत्री थे? वित्त मतलब पैसों संबंधित है भाई। सब ये क्या लेते थे? लियाकत अली मतलब पैसे, ठीक है, लिया क्या लिया? पैसे लिया है, फिर वित्त लिया, ठीक है, लिया। जो लियाकत अली है किससे संबंधित है? लिया क्या लिया? सब क्या, सभी को क्या चाहिए होते हैं? पैसे चाहिए होते हैं। लिया मतलब वित्त, वित्त किसके पास होता है? फाइनेंस इनके पास था। लियाकत अली के जो है ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है, मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग है ये मुसलमानों के मुस्लिम सदस्य थे, ठीक है, मुस्लिम सदस्य। मुस्लिम सदस्य कितने? 5 से। और टोटल मंत्री कितने हो गए इसमें? 14 मंत्री, ठीक है, 14। इसके बाद में टी चुंदरीगर जो है ये कौन से मंत्री थे? वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है, वाणिज्य, जो कॉमर्स है उसके मंत्री कौन से थे? टी चुंदरीगर थे। इसके बाद में जो अब्दुल रब नस्तर थे वो कौन से थे? संचार मंत्री थे, ठीक है, संचार, अब्दुल रब नस्तर। देखो संचार किससे होता है? तारों से होता है, तारों से संचार होता है। तो यहाँ पे देखो क्या रहा है? नस्तर होता है, नस्तर मतलब तार, ठीक है, नस्तर मतलब तार, ठीक है। तो तार से क्या होता है? संचार होता है। तो अब्दुल रब नस्तर, जब तुम इस शब्द को देखोगे वहाँ पे, तो तुमको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद में जो है गजानफर अली खान, जो गजानफर अली खान मतलब क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे भाई। ये स्वास्थ्य कब क्या करेंगे? जब गजानफर, फर मतलब एक फर मतलब फर जो कब कर पाओगे? जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो गजानफर फर अली खान क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके बाद में जो जोगेंद्र नाथ मंडल है, ये कौन से मंत्री थे? विधि मंत्री। लेकिन जो स्वतंत्र भारत जो मंत्रिमंडल आएगा तो भीमराव अम्बेडकर क्या थे? विधि मंत्री थे। अभी अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसको सही से याद करना। ओके, चलते हैं अपने अगली स्लाइड में। देखो मैंने तुम्हें याद करवाया बल से क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। मैंने तुम्हें देखो किस प्रकार से याद करवाया है। बल से तो क्या जाएगा? रक्षा मंत्री, ठीक है, बल से क्या हो गया? यहाँ पे रक्षा मंत्री हो गया। और जोन मथाई से, मथाई मतलब उद्योग और आपूर्ति मंत्री। और राजगोपालाचार्य मतलब क्या थे? गोपाल आचरण इनके अच्छे थे, तो क्या बनाए गए थे? शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। इसी प्रकार से जो CH भाभा है, भाभा मतलब अपने इसरो से संबंधित है, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। तो CH भाभा मतलब इनमें कार्य करने की अलग शक्ति थी, मतलब इनको कौन से मंत्री दिया गया था? कार्य, खनन एवं शक्ति मंत्री। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने, वो कौन से मंत्री बनाए गए थे? गृह सूचना, मतलब सभी सूचना इनके पास क्या थी? पुलिस थी, तो सबको इनको सभी की सूचना मिलती थी। और इन्होंने एकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी सरदार पटेल ने, इसलिए इनको क्या बनाया था? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और जो जवाहरलाल नेहरू, तुम्हें पता ही है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य थे, विदेश मामले देखे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में जो है अपने राजेंद्र प्रसाद है। प्रसाद कब मिलेगा? जब तुम खाद्य या फिर कृषि करोगे तो प्रसाद मिलेगा, ठीक है। प्रसाद में किसी चीज़ को खाना, तो यहाँ से हो जाएगा कार्य, खनन एवं शक्ति। इसके बाद में जो राजेंद्र प्रसाद जी है, आसफ अली, अली मतलब रेलवे मंत्री। और जगजीवन राम, राम मतलब श्रम, ठीक है, राम मतलब भाई राम बहुत श्रम करते थे। और फिर जगजीवन राम 10 बार विधायक रहे थे, तो इनका क्या हो गया? श्रम मंत्रालय। लिया क्या लिया? वित्त लिया, मतलब पैसे। लियाकत अली किससे संबंधित थे? वित्त से संबंधित थे। टी चुंदरीकर, और ये किससे संबंधित? वाणिज्य से। यहाँ पे देखो अब्दुल रब नस्तरतर मतलब तार, संचार से। और गजानफर अली खान, गजानफर, फर मतलब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो तुम फर कर पाओगे। और जोगेंद्र नाथ मंडल आयोग किससे संबंधित है भाई? मंडल अपने यहाँ पे जो कानून से संबंधित ज़्यादा रहता है, मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे है विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो ये तुम्हारे जो है अंतरिम सरकार थी, ठीक है, अंतरिम सरकार। यहाँ पे अंतरिम सरकार ये अपन तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ये तुम्हारे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है। ये तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद सही है ना। इसके बाद में तुम्हारी ये अंतरिम सरकार की जो है कार्य प्रणाली वो है, ठीक है, अंतरिम सरकार की कार्य प्रणाली, अंतरिम सरकार। ये जवाहरलाल नेहरू होगी तुम्हारे बीच में, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार की जो फोटो, ये ऐसी तरीके से तुम्हारी जो है अभी जो संसद अभी नहीं बना दी गई, जो पहले थी वो यही थी। और अभी भी इसमें चल रहा था, जब 1919 में, अभी 1922-23 में जब बनी थी ये संसद, तो जब तक इसमें चलती थी। अगली इसमें चलते देखो संविधान निर्माण हेतु, मतलब संविधान का जब निर्माण किया गया था, तो उसमें भाई इस संविधान का अध्ययन करने के लिए अभी तो बनाती है, जब कोई सरकार जब कमेटी बनाती है
भाई किसी वेतन विसंगति दूर करने के लिए, फिर किसी भी मुद्दे के लिए कोई समिति का गठन कर देती है, फिर किसी आयोग को दे देती है ना। तो उसी प्रकार से उस टाइम भी जो संविधान सभा बनाने के लिए अलग अलग व्यक्ति थे, जो योग्य व्यक्ति थे, उनको संविधान सभा में अनेक समितियां का गठन किया गया था, जिसमें से 8 तो क्या थी, बड़ी समितियां थी, और छोटी समितियां कितनी थी, 13, लगभग 13 समितियां छोटी थी ना, तो 8 + 13, ठीक है। इतनी यहाँ पे संविधान सभा को गठन किया गया था। भाई तुम संविधान की जो सभा है वो अलग अलग अपनी चीज़ें तैयार करी, भाई अलग अलग को अलग अलग काम दे दिए, तुम ये काम देखोगे, तुम्हारी समिति ये काम रहेगा। इस प्रकार से संविधान सभा में अलग अलग समितियों को गठन किया गया था, जिसमें 8 तो कितनी थी भाई, 8 तो बड़ी समितियाँ, कितनी 8 तो बड़ी समितियाँ यहाँ पे गठित की गई, और 13 छोटी समितियाँ, 13 छोटी समितियों को यहाँ पे गठन किया गया। इसमें जो बड़ी समितियाँ थी उसमें देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई समिति का अध्यक्ष कौन था ना, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से ना, हर एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। देखो जो संघ शक्ति समिति थी, भाई संघ की जो शक्ति है वो किसमें निमित्त थी, जवाहरलाल नेहरू, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, संघ शक्ति समिति। इसके बाद जो संघीय समिति थी, संघीय संविधान समिति, संघ से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके बाद जो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत मतलब जो राज्य का, जो भाई राज्य का एकीकरण किसने किया था, तो एक ही किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मतलब गृह मंत्री भी थे, तो इनको भी प्रांत मतलब क्या होता है, गृह ही होता है एक तरीके से ना, प्रांत मतलब गृह। तो सरदार वल्लभ भाई किसके मंत्री थे, प्रांतीय संविधान सभा। सरदार जो पटेल थे, इन्होंने क्या किया था कि अपने जो भाई अपनी जो रियासत थी उनको एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको प्रांतीय संविधान में प्रांतों की ज़्यादा नॉलेज थी, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतों की नॉलेज थी। इनके साथ में इनके जो सचिव थे वो कौन थे, वीपी मेनन थे। इसके बाद जो प्रारूप समिति है, देखो प्रारूप समिति सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति इनके हाथों में थी, और प्रारूप समिति में बताओ कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। बाद में 2 की डेथ हो गई थी, और एक तो अटक गए थे, और एक की डेथ हो गई थी, बाद में 7 + 2 मतलब 9 तो आदमी थे, लेकिन सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे, कितने, 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले इस पर चलते हैं, देखो मौलिक अधिकारों की जो समिति थी, जी मौलिक अधिकार जो भाई जनता को मौलिक अधिकार मिले, इसके लिए भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको ही बनाया गया था, ठीक है, समिति का अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों की और अल्पसंख्यकों को संबंधित जो समिति थी उसका अध्यक्ष भी कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन इसमें 5 उप समिति, इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, 5 समितियाँ और बनाई गई थी, जिसमें से जो अल्पसंख्यक समिति है, अल्पसंख्यक जो समिति थी उसका अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। जबकि जो मौलिक अधिकार, देखो यहाँ पे इसको किस प्रकार से याद रखेंगे, देखो मौलिक आ रहा है ना, क्या आ रहा है तो क्या में, इसमें कृपलानी आ रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा। जो मौलिक अधिकार है क्या में क्या आ रहा है तो कृपलानी हो गया, जबकि जो अल्पसंख्यक है मतलब क्या आ रहा है, इसमें देखो क्या आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसको इससे मैच कर दो, ठीक है। अल्पसंख्यकों की जो समिति है वो कौन सी, एस.सी. मुखर्जी थी, जबकि जे.बी. कृपलानी किसके थे, मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। जबकि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों में जनजातीय या फिर बहिष्कृत जो इलाके थे उनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसके अंतर्गत कितनी 5 समितियों की गठन की गई थी, जिसमें से 5 ये थी। और उत्तर पूर्वी मतलब असम वगैरह के जो क्षेत्र थे, जनजातीय क्षेत्र और असम को छोड़कर, तो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों में कौन थे, गोपीनाथ बारदुलाई। तुमने पढ़ा होगा कि जो गोपीनाथ बारदुलाई हवाई अड्डा कहाँ पे, असम के गुवाहाटी में, तो यहाँ से वो इस चीज़ के लिए यहाँ पे इनको जाना जाता है। गुवाहाटी में कौन थे, गोपीनाथ बारदुलाई, उत्तर पूर्वी जो सीमांत प्रांत है, नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद में जो है दूसरा है यहाँ पे ए.वी. ठक्कर, कौन थे, ए.वी. ठक्कर थे, ये भी कहाँ से संबंधित थे, छोड़े गए आंशिक रूप से, उसमें जो छोड़े गए थे उसमें असम के जो सिंचित क्षेत्र थे के अलावा उप समिति थी वो कौन थे, ए.वी. ठक्कर थे। इसके अलावा जो एक थी उत्तर पश्चिम, ठीक है, अपने जो पाकिस्तान की साइड में, अपने उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में जो है एक और समिति का गठन किया गया था, उप समिति कौन सी थी, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर। लेकिन इसमें जो बाद में जो ये चीज़ें हैं ये किसमें मिल गई थी, पाकिस्तान में मिल गई थी, तो इसलिए इसका कोई अध्यक्ष पता नहीं अपन को जाता है। पहले इसमें 3 सदस्य थे, बताओ कौन से थे, एक तो थे खान अब्दुल, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान और खान अब्दुल समद और तथा मेहरचंद खन्ना, ठीक है, मेहरचंद खन्ना। और अध्यक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक है, तो याद रखना, थोड़ा सा देख लेना इसको ना। ए.वी. ठक्कर, गोपीनाथ बारदुलाई हो गए, एस.सी. मुखर्जी हो गए, और अपने वो हो गए, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद में प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया जो नियम समिति उसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में राज्यों के लिए जो समितियाँ गठित की गई थी उसमें समझौता करने वाली जो समिति थी उसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और एक ध्यान रखना, संचालन समिति, भाई संचालन मतलब भाई ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं संविधान सभा में अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उसमें कार्यवाही में हिस्सा लेते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यही संचालन कर देते। संचालन समिति का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, प्रक्रिया नियम, ठीक है, इनको भी ध्यान दे, जो सदन जो चलाता है उसको तो पता होता है सदन के नियम क्या है, ठीक है, नियम प्रक्रिया और संचालन के नियम क्या है, ठीक है। तो संचालन और नियम प्रक्रिया में कौन से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले स्लाइड में देखो छोटी समितियाँ थी, यहाँ पे कुछ छोटी समितियाँ थी, देखो छोटी समितियाँ कौन सी थी, एक तो था वित्त कर्मचारी, और वित्त कर्मचारी भाई जब वित्त और कर्मचारी के बारे में इनको जो संविधान सभा में अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये चीज़ देखते थे, संचालन हो गया इनके हाथ में, संचालन करना, और उनसे संबंधित नियम थे उनकी समिति। और बाकी इनको जो वित्त और से संबंधित जो मेन कौन कौन सदस्य आ रहे हैं, वित्त और जो सदस्य उनकी समिति कौन सी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, स्टाफ समिति। एक यहाँ पे जो ये छोटी समितियाँ आ गई है ना, छोटी समितियाँ,
एक इनको बनाया गया था राष्ट्र ध्वज का संबंधित जो समिति थी, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, उसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो ध्वज आ रहा है, ध्वज, और इसमें देखो राजेंद्र प्रसाद आ रहा है ना, जय आ रहा है, ठीक है। तो राष्ट्र ध्वज से क्या हो गया? जय राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार जो कार्य संचालन, वहाँ पे तो कहता है संचालन समिति, यहाँ पे कार्य संचालन कौन थे? के एम मुंशी थे, ठीक है। के एम मुंशी कार्य संचालन थे। जबकि सदन समिति है, सदन समिति कौन थे? बी पट्टाभी सीतारामैया, बी पट्टाभी सीतारामैया जो है सदन समिति कौन थी? पट्टाभी सीतारामैया थे। इसके बाद में जो क्रेडेंशियल समिति है, क्रेडेंशियल या प्रत्येक बोलते हैं इसको ना, अल्लादीकरण स्वामी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद देख लेना एक बार ना मोटा मोटा, भाई कुछ ऑप्शन में दिखे तो एलिमेंट तो कर ही देंगे ना, इस तरह से याद रखना इनको। सदन समिति हो गई बी पट्टाभी सीतारामैया, ध्यान रखना, सदन समिति हो गई बी पट्टाभी सीतारामैया। जो पट्टाभी सीतारामैया अपनी स्वतंत्रता के बाद में ये एमपी के राज्यपाल बने थे। किसके? एमपी जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे, ठीक है, एमपी के राज्यपाल। संविधान सभा के लिए कार्यों के लिए समिति थी वो कौन थी? जीवी मालवंकर, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी थी उसमें जीवी मालवंकर थे। संविधान सभा भी मैं एक बात बताता हूँ, जो संविधान सभा अपनी बनी थी जब तक अपना आज़ाद नहीं हो गया था, जब तक अपना जो अपन 26 जनवरी 1949 तक, ठीक है, 26 नवंबर 1949 से पहले और 2 सितंबर 1946 से लेके अपनी जो संविधान सभा बनी थी वो क्या करती थी? 2 तरह के काम करती थी। एक तो अपने जो देश में कानून वगैरह लागू करना और एक संविधान सभा का निर्माण करना। तो संविधान सभा के 2 काम थे, एक तो विधायिका के रूप में काम करना और एक संविधान सभा के रूप में कार्य करना। मतलब जो है वो एक तो अपनी सरकार भी उसी का हाथ में होती है, मतलब सदन भी वही चलाती थी, या फिर जो कानून थे आम कानून को लागू भी कौन करती? संविधान सभा ही करती थी। तो इसके 2 काम थे, एक तो संविधान सभा के रूप में कानून बनाना, अपना जो संविधान बनाना, और दूसरा कानूनों को लागू करना। तो उस समय इसके जो अध्यक्ष थे, जब ये विधायिका के रूप में जब काम करती संविधान सभा, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। और संविधान सभा के रूप में जब कार्य करती थी तो कौन थे अध्यक्ष? जो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके 2 अलग अलग काम थे और 2 अलग इनकी जो अलग अलग दिन बैठक होती थी। भाई संविधान सभा को तो अलग होगी, जब संविधान सभा के बारे में बात होगी तो अलग काम करेगी, और जो विधायिका के रूप में कार्य करेगी तो जब अलग होगी, जब भी तो अंतरिम सरकार बनी और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र मंत्रिमंडल भी बना था, ठीक है। तो देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट के जो कौन थे? एस वरदाचारी थे, लेकिन ये सभा के सदस्य भी नहीं थे, ठीक है। मुख्य आयुक्त प्रांतों के लिए बी पट्टाभी सीतारामैया, तो इनको कौन सी थी? सदन समिति, ठीक है, सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों के लिए, ठीक है, वित्तीय प्रावधानों के लिए कौन थी? नलिनी रंजन सरकार सदस्य नहीं थी। भाषाई प्रांत आयोग ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भाषाई प्रांत के लिए कौन थे? एस के डार, ठीक है, एस के डार भाषाई प्रांत के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, कौन थे? एस के डार। देखो प्रारूप संविधान की जो जांच के लिए प्रारूप संविधान की जांच के लिए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान का प्रारूप बनाया था उसकी जांच के लिए कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेस दीर्घा समिति, जो प्रेस होती है, प्रेस दीर्घा समिति कौन थी? उषानाथ सेन। देखो प्रास से और यहाँ से आ रहा है उषा, तो उषानाथ सेन हो गया, प्रेस उषानाथ सेन, ठीक है। ध्यान रखना है, इस चीज़ को याद किया करो, कुछ याद किया करो, कुछ एलिमिनेट से भी होती है ना। इसके बाद नागरिकता पर जो तदर्थ समिति है, नागरिकता ध्यान रखना नहीं इंपॉर्टेंट, नागरिकता पर जो समिति बनी थी वो कौन थी? जैसे राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति बनी थी उसी प्रकार से यहाँ पे एस वरदाचारी कौन थे? नागरिकता पर तदर्थ समिति का अध्यक्ष जो एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ये देखो ये अपना संविधान यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, और ये सभी अपने जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है तुम्हारे बीच, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहाँ से इन चीज़ों को ऐसे ध्यान रखेंगे ना। आगे चलते हैं, देखो इसके बाद में 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को तुम्हारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जो आगे चलकर अपना जो संविधान का भी जो अपन देखते हैं, संविधान का जो प्रस्तावना है वो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। जिसे कब स्वीकार कर लिया गया था बताओ? 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया था। भाई इसमें जो है 13 दिसंबर 1946 को कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया? और जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। एक प्रश्न आता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव वो किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डेट क्या थी? 13 दिसंबर 1946। कब स्वीकार किया गया इसको? 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? जो अभी अपना प्रस्तावना है उसकी झलक थी उसमें। सब भी प्रस्तावना किस प्रकार से हुआ, अपने संविधान में क्या क्या होगा, उन चीज़ों का विश्लेषण था इसमें। दर्शन या फिर बोलते हैं कि जो आगे चलकर क्या बनाता अपना संविधान का प्रस्तावना बनाता। देखो आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप क्या है? संविधान का प्रस्तावना बना। इसके बाद ही संविधान सभा की अनेक समितियां गठन की। जो अभी मैंने तुम्हें बताई थी 8 + 2 13 है, वो उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हो गया था 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद ही जो अन्य समितियां बनी थी अनेक, जिस प्रारूप समिति है, बाकी जो भी समिति है ना 8 + 13, वो सब इसके बाद ही बनी थी। और जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया है ना, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। इसमें भारत का बंटवारा था ना संविधान सभा में। इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन। इसके जो अपना जो स्वतंत्रता अधिनियम आ गया था 1947, उसमें उसके बाद में अपने संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन आए थे? देखो
सभा पूरी तरह से एक संपूर्ण निकाय बनाया गया भाई जब अपने स्वतंत्रता हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। तो भाई ऐसे जो अपनी संविधान अंतरिम जो सरकार थी पहले बनी थी या फिर संविधान सभा जो बनी थी वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी कि अपन किसी तरह से अपने हिसाब से क्या बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं और कोई बाहरी हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। और एक संप्रभु बना दी गई थी, क्या संप्रभु जो निकाय है वो बना दी गई थी। संप्रभु अपनी शक्ति अपने हाथों में संप्रभु निकाय बना गया था और स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए किसी भी कानून को बदलने, मतलब जब ब्रिटिश सरकार जो कानून चलते थे ना उनको भी बदल सकते हैं अपना ना, उनको भी बदलने की शक्ति दी गई थी और समाप्त करने का अधिकार भी था। संविधान सभा की जो विधायिका, एक विधायिका भी बन गई थी ना 15 भाई, जब मैंने तुम्हें बताया था कि संविधान सभा को संविधान बनाने का काम करती थी। दूसरा विधायिका मतलब जो कानून वगैरह होते थे अपने देश में उनको लागू भी करती थी। उस टाइम पे क्या स्थिति थी, लोगों को लागू करना, पुलिस वगैरह सब अपने अंडर में आ गई थी। अलग कर जो अलग अलग दिन होते थे, एक तो विधायिका के रूप में, एक संविधान सभा के रूप में। ठीक है, तो देखो संविधान सभा के रूप में जब काम करती थी तो इसका लक्ष्य क्या था, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना। ठीक है, संविधान सभा का लक्ष्य क्या था, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना। और जब विधायिका में के रूप में कार्य करती थी इसका क्या काम था, देश में आम कानून को लागू करना। देखो यहाँ पे डॉक्टर, इसका अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये विधायिका के रूप में जब काम करती थी तो इसका अध्यक्ष कौन थे, जीवी माल्यवंकर थे। कौन थे, जीवी माल्यवंकर, जिनका चुनाव कब हुआ, 17 नवंबर 1947 को इनका चुनाव हुआ था। और डोमिनियन के रूप में पहली बैठक भी हुई थी। मतलब जो विधानमंडल विधायिका की जो पहली बैठक है डोमिनियन के रूप में वो कब हुई थी, 17 नवंबर 1947 को। 17 नवंबर 1947 को, ध्यान रखना ना। और संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। ठीक है, इसके बाद में अगले इस पे चलते हैं। देखो 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 तक दोनों के अपना 26 नवंबर 1949 को अपन क्या हो गए थे, अपने कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे, मतलब 15 अनुच्छेद अपने लागू कर दिए गए थे। तो तब तक ये दोनों के रूप में काम करती रही थी। और विभाजन जब अपना हो गया था 15 अगस्त 1947 को विभाजन हो गया था, तो उस समय भाई जो सदस्य संख्या पहले कितनी थी, 389 थी। लेकिन कितनी रह गई थी उस टाइम, 299 रह गई थी। मैंने तुम्हें बताया था 299 किस प्रकार से हुई थी, तो 229 प्रांतों से और 70 रियासतों से हो गई थी। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या दिया था, 17 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा में भाषण दिया था कि शक्ति देना तो आसान है, आसान पर बुद्धि देना कठिन है। ठीक है, शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है। ध्यान रखना ना, ये मान लिया कथन पूछ ले कि कथन किसका है, तो किसका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। शक्ति देना तो आसान है लेकिन बुद्धि देना कठिन है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने जो पाकिस्तानी तो अलग संविधान सभा की घोषणा की थी। कब, 22 जुलाई 1947 को। भाई अपन कब होते, 15 अगस्त 1947 को अपन स्वतंत्र हो गए थे। भारत का जो स्वतंत्र दिवस है मनाया जाता है। लेकिन इससे पहले ही जो 22 जुलाई 1947 को, भाई 18 जुलाई को प्रस्ताव पास हो गया था। कौन सा, माउंट बैटन जो प्लान है, 18 जुलाई 1947 को प्रस्ताव पास हो गया था जो माउंट बैटन योजना के तहत। उसके बाद में इनको संविधान सभा की अलग संविधान सभा बनाने की वो की गई थी, ठीक, घोषणा। इसके बाद में जो अपने जो रियासतें थी, देशी रियासतें थी, 565 के करीब थी ना, 565, ठीक है। तो उनको एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था, उसका अध्यक्ष थे। और कौन सा विभाग बनाया गया था, रियासती विभाग। कौन सा, एक रियासती विभाग बनाया गया था। इसमें वीपी मेनन कहते सचिव थे और अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में भाई अपने एकीकरण, जैसे भाई जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद जो रियासत थी उसका जो एकीकरण है पुलिस कार्रवाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा, पुलिस कार्रवाई। जो वहाँ के जो शासक थे उनकी जो सेना थी वो क्या कहलाती थी, रजाकार कहलाती थी। एक मूवी भी आई है, इसके पिछले साल एक मूवी आई थी 2024 में, रजाकार नाम से क्या हुई एक मूवी आई, देखना तुम उसी को ना, जो हैदराबाद रियासत का जो विलय है उस पर उससे संबंधित है, किस प्रकार से हुआ था ना, क्या कितनी परेशानी आई थी। कौन सी मूवी आई थी, रजाकार। ये रजाकार मूवी का ही वो है, ठीक है। रजाकार उनकी सेना थी, हैदराबाद की जो सेना थी वो क्या थी, रजाकार, ठीक है, रजाकार। और देखो ये मूवी है, देख लेना तुम ना, ये मूवी जरूर देखना है, रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद। मतलब 2024 की मूवी है ना, और एक रियलिटी पर आधारित मूवी है। जो हैदराबाद जो रियासत थी उसके एकीकरण से संबंधित है, उनसे संबंधित है कौन, रजाकार जो मूवी है। इस प्रकार से अपना एकीकरण हुआ था। तो ध्यान रखना यहाँ पे, देखो रियासती विभाग का गठन किया गया 5 जुलाई 1947 को। डेट ध्यान रखना ना, 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन हो गए। भारतीय रियासतों का एकीकरण तो बनाया गया था ना। ये रजाकार सेना है, कौन सी, रजाकार, ठीक है, हैदराबाद का। तो रजाकार क्या है, तो रजाकार क्या है, हैदराबाद से संबंधित जो सेना थी वो थी। ये हो गई मूवी तुम्हारी। इसके बाद में स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वो ये था, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था ये था। देखो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री बने अपने, और राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वही थे, गृह, सूचना प्रसारण और राज्यों के जो मामले थे वो इनके पास थे, ठीक है, राज्य, सूचना प्रसारण, गृह। इसके बाद में देखो राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद मैंने तुम्हें बताया था क्या थे, खाद्य और कृषि मंत्री पहले से थे ना, प्रसाद आ रहा है तो खाद्य और कृषि। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद है। अबुल कलाम, इनकी क्या चलती थी, कलम चलती थी, इसे क्या बने, शिक्षा मंत्री। देखो अब्दुल कलाम आज़ाद क्या चलती थी, कलम चलती थी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। अगर तुमसे पूछ ले
कि अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे, सी राजगोपालाचारी। इसके बाद में जॉन मथाई, देखो जॉन मथाई पहले तो कहते हैं उद्योग और आपूर्ति मंत्री, लेकिन अब क्या बन गए जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। भाई वो मुस्लिम सदस्य थे उसमें चले गए थे ना, जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये थे भाई संविधान, अपने संविधान के जनक, संविधान के जो प्रणेता थे या फिर संविधान के जनक पिता, सभी इनको कहा जाता था। तो ये कौन से थे, विधि मंत्री, मतलब कानून से संबंधित लॉ इन्होंने की हुई थी, ठीक है। लॉ मंत्री कौन से अपने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद जगजीवन राम, मैंने तुम्हें बताया था जगजीवन राम, भाई राम क्या करते थे, श्रम करते थे, श्रम मंत्री थे ये। इसके बाद सरदार बलदेव, मतलब बल मतलब रक्षा, बल से अगर इसके पास बल होगा तो क्या करेगा, रक्षा करेगा, तो रक्षा मंत्री हो गए बलदेव सिंह। इसके बाद में जो राजकुमारी जो अमृता कौर है, देखो राजकुमारी अमृता कौर है, भाई अमृत किसके पास होगा, जो स्वस्थ रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, अमर हो जाएगा। स्वस्थ अगर रहेगा तो अमर, मतलब भाई अपना जीवन तो सही से काट लेगा ना, उसका राज भी चलेगा ना। राजकुमारी अमृता कौर, तो एकमात्र महिला मंत्री थी कौन, स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। ध्यान रखना ना, राजकुमारी अमृता कौर, ध्यान, यहाँ से प्रश्न आता भी है ना, ध्यान रखना। CH भाभा थे, जो CH भाभा थे, इनका विभाग जो चेंज कर दिया गया था, CH भाभा थे, ये क्या मंत्री बने थे, वाणिज्य मंत्री बने गए। देखो CH भाभा वाणिज्य मंत्री, भाभा बा भा भा भा, मतलब ऐसे याद करो, साउंड को थोड़ा जनरेट करो ना, वाणिज्य मतलब भा मतलब वाणिज्य मंत्री, ठीक है। इसके बाद में रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है, ये भी चेंज कर दिया गया था, रफ़ी अहमद किदवई। किदवई मतलब संचार, भाई किदवई मतलब किधर जाओगे, संचार किया तुम्हारा ना, संचार किदवई, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, ठीक है। रफ़ी संचार, रफ़ी संचार। जब भाई रफ़ी अहमद के अपन गाने सुनते हैं, अपन किसकी जरूरत होती है, कनेक्शन जरूरत होती है, मतलब संचार की, ठीक है। और R.K. षणमुगम शेट्टी, R.K. षणमुख सेठ थे ना, किसके, पैसों के सेठ थे, ये कौन से थे, वित्त मंत्री थे। षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, ठीक है। वहाँ पे कौन थे, लियाकत अली थे अंतरिम सरकार में, यहाँ पे कौन थे, वित्त मंत्री थे R.K. षणमुगम शेट्टी। इसके बाद में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कौन से थे, अपने उद्योग और आपूर्ति मंत्री, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भाई श्याम प्रसाद थे उद्योग और आपूर्ति, मतलब आपूर्ति करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक बंदरगाह भी बनाया गया है ना, तो भाई बंदरगाह पे क्या होता है, माल और उद्योगों की आपूर्ति होती है, तो इनको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, उद्योग मंत्री थे। इसके बाद में देखो जो NV गाडगिल थे, कौन, NV गाडगिल जो थे, यहाँ पे देखो NV गाडगिल है, ये कौन से मंत्री थे, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री, कार्य खान एवं, देखो याद रखेंगे, देखो मैंने तुमको कुछ चीज़ें याद करा दी यहाँ पे, और खुद तुम अपनी तरफ से याद करना। जगजीवन राम श्रम मंत्री, डॉक्टर भीमराव विधि मंत्री हो गए, जॉन मथाई रेलवे, कलाम आज़ाद कौन से हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, प्रसाद सिंह हो गए खाद्य और कृषि, सरदार वल्लभ पटेल तुम्हें याद रह जाएगा, और R.K. षणमुख सेठ था तो वित्त मंत्री हो गए। एक इसको याद कर लेना ना, थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक राजकुमारी अमृता, मतलब अमर कब होगी, जब स्वास्थ्य इनका ठीक रहेगा। और NV गाडगिल कौन से थे, VN गाडगिल, ठीक है, NV गाडगिल, ठीक है, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। अगले इस पे चलते हैं, देखो एक टॉपिक आता है यहाँ पे, क्या, नियति से साक्षात्कार, क्या था, नियति से साक्षात्कार। ये 14 अगस्त 1947 को जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक भाषण दिया था, नियति से साक्षात्कार। किसके लिए दिया था, महात्मा गांधी जी के लिए एक भाषण दिया था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, कि भाई हमारी पीढ़ी का जो सबसे सक्षम आदमी, सबसे सक्षम आदमी की आंखों में भी आंसू है, ठीक है। देखो हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रही है, हर आंख से आंसू पहुंचने की रही है, ये महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो देखो जो नियति से साक्षात्कार है, वो एक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी के लिए दिया गया एक भाषण था, जिसमें कहा गया था कि हमारी पीढ़ी की सबसे महान व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा वो ये रहेगी कि सबसे जो हमारी जो पीढ़ी है उसकी जो है महत्वाकांक्षा ये रहेगी, हर व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंचने की रही है। हर व्यक्ति, हमारी पीढ़ी की सबसे महान व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा है, हर आंख से आंसू पहुंचने की रही है। तो किसके लिए कहा गया था, महात्मा गांधी के लिए कहा गया था। मान लीजिए तुमसे पूछ रही कि किसके द्वारा कहा गया था, और किसके लिए कहा गया था, महात्मा गांधी के लिए द्वारा ये चीज़ कही गई थी। तो देखो यहाँ पे तो भाई एक जो हैदराबाद जो रियासत थी उसका जो विलय है पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था ना, और इसमें जो 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। उसमें VP मेनन सचिव होते हैं और अध्यक्ष कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। तो अभी पिछले साल 2024 में एक मूवी आई जो हैदराबाद रियासत है, उसके विलय पे एक मूवी आई है, कौन सी, रजाकार मूवी आई है, ठीक है, रजाकार। तो रजाकार मूवी जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो रियासतों का जो एकीकरण है उसके ऊपर जो है हैदराबाद रियासत का एकीकरण होता उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो एक अच्छी मूवी है ना, देख के देखना तुम, भाई रियासत किस प्रकार से उसमें क्या था, कितनी परेशानी सहनी पड़ी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और एक मुस्लिम रियासत थी कौन, हैदराबाद, फिर उसका पुलिस कार्रवाई के तहत विलय कर लिया गया था। तो रजाकार मूवी है तुम्हारे सामने ना, देख लेना, अच्छी मूवी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी तुम तैयारी करते रहो, तुम्हारे लिए और अच्छी अच्छी क्लास यहाँ पे होगी। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम को बूस्ट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सभी को, बेस्ट ऑफ लक।